घबराना नहीं है, बस जनरल रीडिंग करते रहनी है, राइट? और करते रहिए, दिस विल हेल्प इन ट्रिमेंडस वेज, राइट? तो क्या क्या वेरिएशंस है, मे बी कॉन्शियसली आपको पता न चले पर सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में रजिस्टर होती जाती है, राइट? बस जब ये समझ लेंगे ना आप कि यार मेरे बस की बात है, तो उसी टाइम आपको कॉन्फिडेंस और मोमेंटम मिलने लग जाएगा। सम पीपल जो बहुत इमोशनल होते हैं, तो जरा सा भी कुछ कह दो तो उनको बुरा लग जाता है। और उसके बाद की आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से क्या पता चला। हाई माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बेस्ड पैसेज करने वाले हैं। हमने पहले भी टॉपिक वाइज पैसेजेस किए हैं और नेक्सस 3 में हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम टॉपिक वाइज एक्सपर्टीज हैंडल कर लें, मैनेज कर लें, राइट, अचीव कर लें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम पैसेज को रीड करते हैं, राइट, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो पैराग्राफ बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमसे मैनेज ही नहीं हो रहा, ये कैसा सा है, राइट, ऐसा आपको कई बार एग्जाम में मिल सकती है सिचुएशन। तो फिर आप कहोगे कि मैम फिर क्या करें? अब पैसेज तो हम पहले से पता कर नहीं सकते, राइट? अनफॉर्चुनेट बात है, राइट? हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि कोई हमको बता के आ जाए कि भैया ये वाले डोमेन का पैसेज आएगा तो इस तरह के पैसेजेस की तैयारी कर लो, राइट? तो और आपको ये पता ही है कि एग्जाम में कभी भी लक आपका फेवर नहीं करता, राइट? रिजिड सिचुएशन होती है, अनफ्रेंडली सिचुएशन होती है। तो हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम को फिर कैसे टैकल करोगे जब कुछ अनफोर्सीन आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आता रीड करने में। तो इसके लिए हमें जनरल रीडिंग बहुत करनी है, राइट? मतलब आपको कुछ करना हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि दिन का रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़े और अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़े, राइट? जब हम खूब अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें फियर ऑफ अननोन नहीं रहता, फिर हमें डर नहीं लगता, फिर हमें घबराहट नहीं होती थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन सा टॉपिक आ गया, ये कौन सा वर्ड आ गया, क्योंकि हमारा माइंड कंडीशन हो गया होता है। तो इंग्लिश में ना क्या जरूरी है कि आपका माइंड कंडीशनड हो कि कैसा भी पैसेज आएगा यार कर लेंगे, राइट? तो ये वाला कब आएगा आपको कॉन्फिडेंस? बच्चे पूछते हैं मैम कैसे करें? तो जनरल रीडिंग करते रहिए, राइट? और ना थोड़ा सा ये सब्जेक्ट धैर्य मांगता है, इट डज रिक्वायर सम पेशेंस, राइट, दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी द इंस्टेंट रिजल्ट्स। अब जैसे लीगल रीजनिंग में आपने कोई लॉ पढ़ा, राइट, तो आपको अगले दिन वो लॉ वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी है उसके बारे में, तो आप सवाल सॉल्व कर लोगे। बट इंग्लिश में क्या है ना कि अगर हमने एक डोमेन का पैसेज कर लिया, सपोज हमें इकोनॉमिक्स के पैसेजेस पे एक्सपर्टीज हो गई पर फिक्शन में हम अभी भी अटक रहे हैं, तो फिर वही मुश्किल आ जाती है, राइट? तो घबराना नहीं है, बस जनरल रीडिंग करते रहनी है, राइट? और करते रहिए, दिस विल हेल्प इन ट्रिमेंडस वेज, राइट? व्हेन आई से इट आई एक्चुअली मीन इट कि जितनी आप जनरल रीडिंग करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, उतना आपको ओवरऑल इंग्लिश में ही नहीं, आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी फायदा मिलेगा, आपको लीगल रीजनिंग में भी मिलेगा। क्योंकि रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल सॉलिड हो जाएंगी, राइट? आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह से पैसेजेस लिखे जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, कैसे ऑथर आइडिया को बिल्ड करता है, कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचता है, राइट? कैसे एग्जाम्पल्स देता है, कैसे इलास्ट्रेशन देता है, कैसे किसी दूसरे ऑथर के ओपिनियन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। तो क्या क्या वेरिएशन है, मे बी कॉन्शियसली आपको पता न चले पर सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में रजिस्टर होती जाती है, राइट? और उसी का आपको बहुत फायदा मिलता है एग्जाम में, राइट? तो ये मेरी सलाह प्लीज जरूर मानिएगा और जनरल रीडिंग 1 घंटा रोज जरूर करिए। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हिस्ट्री बेस्ड पैसेज करने वाले हैं। हमने पहले भी इसका पार्ट 1 किया था जहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस पैसेजेस करे थे। अब वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट and read some more type of articles so that you get a good variety and exposure. So let's just try reading this. अच्छे से रीड करो, अगर कोई वर्ड में आपको दिक्कत आती है तो आप उसको मार्क कर लो, राइट? पर कॉन्टेक्चुअली अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो पैराग्राफ को पकड़ने का आइडिया होना चाहिए। आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि ये वर्ड आ गया मैं अटक गई, मेरे तो बस की नहीं हो रही है। यू हैव टू कीप गोइंग, just see and read the lines before and after so that you know what is the overall kahani, and that will give you good thirst to proceed further.
अभी एक एक वर्ड पे फिक्सेटेड होके अगर आपने सोचा कि मेरे को एक वर्ड नहीं आ रहा, अब तो मेरे पैसेज समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं होता। आपको अगर ओवरऑल स्टोरी समझ में आ जाती है, आपकी अप्रोच क्लियर है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हो, रिविजिट कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरी है, अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर रहे हो, तो आपको पता है बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम में, राइट। इट इज़ नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट बियॉन्ड यू। बस जब ये समझ लेंगे ना आप कि यार मेरे बस की बात है, तो उसी टाइम आपको कॉन्फिडेंस और मोमेंटम मिलने लग जाएगा। हमें क्या लगता है हमारे बस का ही नहीं है, और वहीं पे हम सेल्फ डाउट में मर जाते हैं। तो चलिए अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। एन एस्टिमेटेड 30% ऑफ बेबीज बॉर्न इन मेडिवल यूरोप डाइड बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे। तो अब देखिए आपको शुरू की लाइन में पता चल गया कि मेडिवल यानी पास्ट की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे हिस्ट्री बेस्ड पैसेज है? इस तरह के छोटे छोटे क्लूज आपको इनिशियल सेंटेंस में ही मिलने लग जाते हैं, जहाँ पे एक पुराना एक डिस्कशन उठा के उसके बेसिस पे पैसेज क्रिएट कर दिया जाता है। बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, तो ये सिचुएशन थी कि 30% जो बेबीज थे जो मेडिवल यूरोप में बर्थ लेते थे, वो अपने पहले बर्थडे से पहले ही दे यूज टू डाई, एंड अ फर्दर 20% डिड नॉट सर्वाइव टू अडल्टहुड। बेसिकली मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, यानी कि बच्चे पैदा होने के बाद एक कंसिडरेबल परसेंटेज से दे वर पासिंग अवे। सच हाई मोर्टेलिटी रेट्स आर लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय extreme susceptibility of the very young to malnutrition, childhood ailments such as measles and diarrhea and epidemic diseases। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि छोटे छोटे बच्चे ससेप्टेबल थे? दैट मीन्स दे वर पासिंग अवे। द रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ सिकनेस और इन्फेक्शंस, राइट। और एलिमेंट क्या होता है? प्रॉब्लम्स। सो मेडिवल क्रॉनिकलर्स, क्रॉनिकल से वर्ड बना है, क्रॉनिकल होता है यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री, ठीक है। ऑफन क्लेम दैट मेजोरिटी ऑफ प्लेग डेड वर चिल्ड्रन। तो प्लेग से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे वो कौन से थे? वो बच्चे इम्पैक्ट हो रहे थे। एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड्स फर्दर प्रूफ ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वो इजी टारगेट होते हैं, वो इजीली इम्पैक्ट होते हैं, राइट। आपने देखा है ना, जैसे अगर कई बार आप देखते हो कि देयर आर सम पीपल जो बहुत इमोशनल होते हैं, तो जरा सा भी कुछ कह दो तो उनको बुरा लग जाता है, तो हम कहते हैं इमोशनली वल्नरेबल है, मतलब इजीली ऑफेंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड था ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी। देयर मतलब बच्चों की वल्नरेबिलिटी थी, मतलब उन पे असर बहुत जल्दी पड़ रहा था। द एक्सकवेशन, एक्सकवेशन मतलब खुदाई जब हुई, of one sense cemetery suggests that during the 1383 outbreak 88% of the plague victims were children, right। तो इतना ह्यूज इम्पैक्ट था। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि देयर वाज हाई मोर्टेलिटी रेट। तो अगर मैं यहाँ पर मैपिंग करूँ तो हम क्या कर रहे हैं कि हाई मोर्टेलिटी रेट है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था विच वॉज इन द मेडिवल यूरोप, और टाइम कौन सा था? राइट, मेडिवल यूरोप में, राइट। और मोर्टेलिटी रेट हाई था। अब उसके क्या रीजंस एक्सप्लेन किए गए, उसको मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आप रीजंस लिख लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन कौन से रीजंस थे? बिकॉज चिल्ड्रन वर डाइंग, सच यंग चिल्ड्रन वर पासिंग अवे, तो देन यू कैन टॉक अबाउट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द रीजंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड, और व्हाट आर द रीजंस दैट हैव बीन मेंशन्ड एक्सेप्ट। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमको पता है ना कि हम इस लाइन से अपना आंसर निकाल लेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है। सो अब क्रॉनिकलर्स मतलब क्रॉनिकल होता है कि वेर यू आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ टाइम, और क्रॉनिकलर्स कौन है? जो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख रहे हैं, राइट। तो क्रॉनिकलर्स क्या कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ प्लेग डेड चिल्ड्रन, तो प्लेग का ह्यूज इम्पैक्ट रहा, राइट। प्लेग यहाँ पे इमर्ज करके आया है। तो ये किसने कहा है? ये क्रॉनिकलर्स ने भी कहा है। तो आपसे पूछे कि मेडिवल क्रॉनिकलर्स ने क्या बोला था, यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, राइट। और उसके बाद कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से क्या पता चला? सो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि देयर वाज अ प्रूफ ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी। द एक्सकवेशन, और यहाँ पे एक्सकवेशन, एक्सकवेशन होता है खुदाई होना। सो व्हाट इज एक्सकवेशन? जब आप खुदाई करते हो, सो यू कॉल इट एक्सकवेशन, राइट। of one sense cemetery suggest what was the excavation का result, तो we can come here, right। अब आप ये कोशिश मत करो कि आपको सब याद रह जाए, बट अगेन यू हैव द फ्लो ऑफ आइडियाज गोइंग ना, कि अच्छा मोर्टेलिटी हाई था मेडिवल यूरोप में, इसकी बात हुई है, फिर क्या पॉसिबल रीजन थे, इसकी बात हुई है, फिर ऑथर ने कहा कि प्लेग एक मेजर रीजन था, फिर उसने कहा कि क्रॉनिकलर्स ने भी ये बोला और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी ये सामने आया। तो एक्सकवेशन हुआ तो क्या सामने आया कि एक सिमेट्री थी वहाँ पे ड्यूरिंग द 1383 outbreak 88% of the plague victims were children। So this has been clearly mentioned, so we have to go with the flow, right। Now let's further read this, try reading this nicely।
अच्छे से पढ़ो, जैसे मैपिंग करना सिखाया वैसे करो, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, राइट? रैंडमाइज्ड काम नहीं करेंगे। यूजुअली बच्चे बोलते हैं मैम हम थोड़ा स्लीपी या ड्राउजी फील करते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पैसेज पढ़ रहे होते हैं। तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि आप मैपिंग नहीं कर रहे। अब जब मैं पैसेज को रीड कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस आपको भी यही करना है कि यू हैव टू थिंक व्हाट ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। So let's read this. Confronted with such distressing evidence. Confronted मतलब encountered with. Distressing मतलब जो आपको परेशान करने वाला है। अब ये एविडेंस मिला ना कि एक्सकवेशन में मेजरली जो बच्चे थे जो प्लेग अफेक्टेड थे वो बच्चे ही थे जब खुदाई हुई तो some historians, notably Philip Aries, in his pioneering study, pioneering मतलब होता है बिगनर, पाइनियर कौन होता है? बिगनर। तो पाइनियरिंग स्टडी मतलब इनिशियल स्टडीज थी, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो स्टडी का नाम था सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो 1962 में उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने क्या आर्ग्यू किया दैट मेडिवल बेबीज वर लार्जली इग्नोर्ड, कि जो इस मेडिवल टाइम में बच्चे हो रहे थे वो लार्जली इग्नोर हो रहे थे। सोसाइटी बीइंग अनविलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, तो सोसाइटी क्या थी? बच्चों पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहती थी, टाइम भी नहीं करना चाहती थी, रिसोर्सेज, एंड अबव ऑल इमोशंस एंड फ्रेजाइल बीइंग्स हु हैड एक्सट्रीमली हाई चांसेस ऑफ डाइंग यंग। तो ऑफ कोर्स अब एक छोटा बच्चा है, अब अगर आप उसमें टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करोगे, रिसोर्सेज भी नहीं इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो छोटे बच्चे फ्रेजाइल होते हैं, मतलब इजीली इम्पैक्ट हो जाते हैं, नाजुक से तो होते हैं, राइट? तो फिर उनके पास बड़ी पॉसिबिलिटी होती थी कि दैट सच किड्स विल डाई यंग। बट देर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे ट्रांजिशन आया, बट इस पे ध्यान दीजिए, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, एविडेंस मतलब सबूत है, टू सजेस्ट दैट प्री मॉडर्न पीपल लव्ड एंड केयर्ड फॉर देयर चिल्ड्रन। तो जो प्री मॉडर्न थे वो बच्चे अपने बच्चों की केयर करते थे, उनको प्यार करते थे, एंड ग्रीव्ड देम मतलब दुखी होते थे, व्हेन दे डाइड मतलब जब बच्चे पास अवे हो जाते थे तो जो प्री मॉडर्न पीपल थे दे यूज्ड टू गेट सैड। It should not then surprise us to learn that medieval people were extremely interested in baby care, especially as contemporary medical theory held that child was extremely delicate and needed special treatment. तो अब ये तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, डेलिकेट होता है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा? डिस्ट्रेसिंग मतलब समथिंग विच इज ट्रबलिंग, ठीक है? और पाइनियर क्या होता है? बिगनर होता है, ठीक है? तो बिगनर होता है पाइनियर। तो पाइनियरिंग स्टडी मतलब इनिशियल स्टडीज, राइट? और स्टडीज का नाम क्या था? सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड, राइट? और ये किसने बोला था? फिलिप एरीज ने, राइट? तो अगर आए कि स्टडी में क्या रिफ्लेक्ट हुआ, वी कैन कम हियर, राइट? अब यहाँ पर है कि बट देर वॉज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस। तो प्लेंटी ऑफ एविडेंस क्या सजेस्ट करते? कॉन्ट्रास्टिंग में कि प्री मॉडर्न लोग क्या करते थे, राइट? सो दैट्स हाउ द स्टोरी इज बिल्डिंग। सो आई होप द फ्लो ऑफ आइडियाज इज क्लियर। कोई लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप द मोमेंटम एंड कंटिन्यू रीडिंग इट। I'll stay quiet so that you are not getting impacted. चलिए, अब आपने अगर एक बार रीड कर लिया तो अब मिलके रीड करते हैं। According to medieval understandings of the body, health was based on the equilibrium of four humors. Humors मतलब यहाँ पर 4 elements थे जिससे हेल्थ ड्रिवन थी, राइट? और इन चारों के बीच में बैलेंस, इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस होना जरूरी है। तो इक्वी जो रूट होती है ना वो बैलेंस को शो करती है, राइट? जैसे इक्वेशन है, इक्वेटर है ना? तो इस तरह के वर्ड्स। एंड इलनेस वॉज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमरल, तो ये ह्यूमर हंसी मजाक वाला ह्यूमर नहीं है, इसको गलत मत लेना, राइट? तो ये एस्पेक्ट्स है। तो कौन से एस्पेक्ट्स बोले? ब्लड, फेल्गम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, एंड इलनेस वाज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमरल इम्बैलेंस। तो कोई बीमार क्यों होता था? क्योंकि इन 4 एस्पेक्ट्स पे इम्बैलेंस था, राइट? वेरी यंग चिल्ड्रन वर नेचुरली हॉट एंड मॉइस्ट। तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, वेरी यंग चिल्ड्रन मतलब अब वो शुरू में ही बोल रहा है कि बहुत ही छोटे बच्चे थे, लेस देन एन ईयर, राइट?
तो वो नेचुरली गर्म होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, एंड दीज क्वालिटीज नीडेड टू बी मेंटेन्ड बट नॉट इनहांस्ड। तो अब छोटे बच्चों में ये बैलेंस बना के रखना पड़ता था। मे बी आप इनहांस मतलब बढ़ाओ मत, इनहांस होता है इम्प्रूव करना, बट जो था स्टैंडर्डाइज एटलीस्ट उसको बैलेंस करके रखो। दिस मेंट दैट चाइल्ड्स एनवायरनमेंट मस्ट बी केयरफुली मैनेज। तो ऑफकोर्स अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को आप मैनेज करोगे, राइट। सिंस एन इंडिविजुअल्स हेल्थ वॉज बिलीव टू बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल की हेल्थ किस पे डिपेंडेंट थी, बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाहर के फैक्टर्स, as the non-naturals air environment, diet, sleep, movement, excretion and emotions, all of which had the potential to change an individual's humoral makeup and to cause illness। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो मेडिवल अंडरस्टैंडिंग थी बॉडी की, तो आपसे पूछा जाए कि एज पर द पैसेज what do we mean by what was the medieval understanding of the body, so then you can say that health was based on 4 aspects, and there was required to have balance among all these 4 aspects। and what were these 4 aspects? The 4 aspects were blood, फेल्गम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। और इलनेस क्यों होती थी? क्योंकि इसमें कोई ह्यूमरल इम्बैलेंस होता था। तो कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते थे वो नेचुरली हॉट और मॉइस्ट होते थे, तो उनका आपको आउटसाइड एनवायरनमेंट का उन पे इन्फ्लुएंस पड़ता था, और उनको छोटे बच्चों में इंपॉर्टेंट था कि आप ये क्वालिटीज को मेंटेन करके रखें इफ नॉट एनहांस्ड, राइट। सो चाइल्ड एनवायरनमेंट मस्ट बी केयरफुली मैनेज सच एज इंडिविजुअल्स हेल्थ। और वो कह रही कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी, राइट। सो बेसिकली व्हाट वाज द मेडिवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस वाज द की पॉइंट, राइट, सॉरी, मेडिवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, राइट। और इम्बैलेंस से बेसिकली क्या होता था, ठीक है, इसके बारे में बात करिए। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ किड्स, राइट, किड्स मतलब यंग इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन, ठीक है। एंड व्हाट वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट वर आल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर हियर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछें कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में ऑथर ने बात करी है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में ऑथर ने बात नहीं करी है, कौन से फैक्टर्स का के पास पोटेंशियल था टू चेंज इंडिविजुअल्स ह्यूमरल बैलेंस, और जिसकी वजह से इलनेस होती। तो रीजन ऑफ इलनेस क्या बोला उसने ना, इम्बैलेंस बोला। तो इम्बैलेंस रीजन ऑफ इलनेस बोला गया है, राइट। सो दिस इज हाउ एवरी टाइम यू आर रीडिंग गो स्लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं ये याद नहीं करने की कोशिश कर रही कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बट मैंने मैपिंग में लिख दिया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का सवाल आएगा तो मुझे कहाँ पर जाना है। तो बस इसी को आपको ध्यान रखना है कि आप जब रीडिंग करें, सो यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ मैप, और यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द आइडियाज। तो फ्लो ऑफ आइडियाज समझना और एक एक डिटेल को याद करना तो अलग अलग बात है। तो मैं कहीं आपको ये नहीं कह रही कि भाई आपको तो रट्टा मार लेना और जो पैसेज आपने पढ़ा वो सब आपको याद रह जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। बट हाउ आर द आइडियाज फ्लोइंग दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कल मैंने एक टेलीग्राम इवेंट था, आप लोगों के लिए था, तो वहाँ पर जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, उस पर लिया था। तो उसमें एक बच्चा बोलता कि मैम मैं ना भूलते जा रहा हूँ कि क्या क्या पैसेज होता है, राइट। तो पैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मे बी आपने जैसे ही एक पैराग्राफ पढ़ा, हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो यहाँ पे एक फैक्ट्स थे कि यंग बेबीज वर पासिंग अर्ली इन द मेडिवल यूरोप, एंड देन व्हाट वर द रीजंस ऑफ पासिंग। और फिर मेडिवल क्रॉनिकलर्स ने कहा कि प्लेग मेजर रीजन था, और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी ये फाइंड आउट हुआ, राइट। अब उसके बाद आपने पढ़ लिया कि जो डिस्ट्रेसिंग स्टडी थी, राइट। और उसके बाद एक फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने पायनरिंग स्टडी सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में क्या आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया कि बच्चे इग्नोर्ड थे। पर फिर वहां पे बोलते हैं कि प्लेंटी ऑफ एविडेंस ये तो था कि जो प्री मॉडर्न पीपल हैं दोज वर केयरिंग एंड लविंग देयर चिल्ड्रन, राइट, एंड दे यूज्ड टू फील बैड व्हेन देयर चिल्ड्रन यूज्ड टू पास अवे। फिर मेडिवल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बॉडी हेल्थ किस पॉइंटर्स पे बेस्ड है उसका डिस्कशन हो रहा है कि ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, और अगर इस एस्पेक्ट में किसी में इम्बैलेंस आ जाता है तो क्या होता है कि देन illness happens, or young children are usually hot and moist and these qualities have to be maintained if not enhanced। ठीक है, तो चाइल्ड के एनवायरनमेंट को केयरफुली मैनेज करना ज़रूरी है, और चाइल्ड का एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से एक्सटर्नल
फैक्टर्स हैं जिसको हम नॉन नेचुरल्स भी कहते हैं, राइट? तो आपसे पूछे नॉन नेचुरल्स क्या? एयर, एनवायरनमेंट, डाइट, स्लीप, movement, excretion and emotion. So this has a potential to change an individual's humoral makeup, and this, if this humoral imbalance is created, then this can eventually lead to illness, right? Chaliye, so let's read further. Try reading it. I'll step aside ताकि आपको दिक्कत ना आए, मैं आपका व्यू ब्लॉक ना करूं. इन्वॉल्व होकर रीडिंग करिए, राइट? और जब भी ये वीडियो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, यू शुड फॉलो अलॉन्ग, यू शुड डू इट पैरेलली. जब हम पैरेलली करते हैं ना, बहुत कुछ सीखते हैं कि टीचर कैसे रीड कर रही है, मैपिंग कैसे कर रही है, की पॉइंटर्स कौन से हैं, कैसे फ्लो को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, राइट? कितना टाइम अप्रोप्रिएट है. सो एवरीथिंग, सच लिटिल डिटेल्स यू कैन ओनली लर्न व्हेन यू आर डूइंग इट पैरेलली. अगर आप इसको ऐसे जनरल जैसे कोई मूवी देखते हैं वैसे देखेंगे ना, तो फिर उतनी लर्निंग नहीं हो पाती जितना हम एक्चुअली टारगेट करते हैं, राइट? सो जस्ट ट्राई टू बी अलोंग, राइट? सो नाउ अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करें, फॉर दिस रीज़न, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फैक्टर से बच्चे इन्फ्लुएंस होते थे और अगर कोई फैक्टर प्रॉपर नहीं होता था तो ह्यूमरल इम्बैलेंस होता था जिसकी वजह से इलनेस होती थी. ये प्रीवियस लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस था. तो अगर इसी के आगे डिस्कशन को रीड करें तो ये बोल रहा है कि फॉर दिस रीज़न इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेबी वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड ड्राउट्स, केप्ट काम. तो इसकी वजह से बच्चे को क्या करते थे? तो प्रोटेक्ट करते थे, उसको केप्ट काम, शांत रखा जाता है. अब देखें ना, छोटा बच्चा रोने लगता है तो उसको चुप कराते हैं, तो वही आइडिया है. एंड गॉट प्लेंटी ऑफ स्लीप. सो द लिटिल किड्स दे एक्चुअली स्लीप अ लॉट. तो स्लीपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ newborns. So above all, it must be given a suitable diet, which meant that medieval texts about babies are like the subjects preoccupied by food and specifically with breastfeeding. तो ये छोटे बच्चे होते तो इनका डाइट भी प्रॉपर होना ज़रूरी था, राइट? सेंटली women such as 12th century ईडा काउंटेस ऑफ बोलोगीन, एक जगह का नाम है, who insisted on nursing all three of her sons herself, were lauded for emulating Mary's maternal devotion. सो देन फीडिंग द चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. और ऐसे एक वुमन की बात कर रहे हैं कि जो अपने बच्चों को नर्स करती थी, तो लॉडेड मतलब अप्रिशिएटेड थी, उनकी तारीफ हुई. फॉर इम्यूलेटिंग, इम्यूलेटिंग मतलब कॉपी करना, मैरीज मेटर्नल डिवोशन. तो जैसे मदर मैरी जो जीसस की मदर है, जैसे वो मैटरनल डिवोशन दिखाती है. मैटरनल डिवोशन का जैसे आपकी मम्मी भी करती होंगी ना, आपको बहुत प्यार करती हैं. आप अगर कभी परेशान हो जाते हो तो फिर आपको कोशिश करती है कि आपको बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स में वापस ले आए, या टू मेक योर फेवरेट फूड. सो दैट इज़ योर मदर्स डेडिकेशन टुवर्ड्स द चाइल्ड. तो ऐसे ही जो जीसस क्राइस्ट की मदर है मैरी, उनको भी कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने बहुत मैटरनल डिवोशन दिखाई है, मतलब a lot of loyalty and love and concern for the child. So such was Ida's commitment to this practice that when she returned from mass to find that another woman who had fed her screaming son for her, she made the baby vomit. मतलब she did not like that some other lady was feeding her child, and how she reacted, that has been written here, right? तो अब बेसिकली अगर हम पढ़ें तो क्या था कि बेबी, हाउ द बेबी हैड टू बी प्रोटेक्टेड. तो यहाँ पर क्या पॉइंट ऑथर ने पिक किया कि हाउ द बेबी हैड टू बी प्रोटेक्टेड. सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया, ठीक है, कि आप कैसे डाइट दोगे. और उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ईडा का, ठीक है. तो देन द एग्जाम्पल ऑफ ईडा इज देयर. तो जो क्वेश्चन ईडा से एसोसिएटेड आएगा वो वहाँ पे रीड कर लेना कि क्यों उनको कंसिडर करा जाता था कि वो डिवोशन शो करती थी. लाइक इम्यूलेटिंग का मतलब कॉपिंग होता है, लॉडेड मतलब अप्रिशिएटेड. अगर आप देखोगे ना, हम पूरी क्लास में, हर क्लास में कोई भी पैसेज सॉल्व कर रहे हो, वी ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स. तो आप भी इनको नोट डाउन करते रहा करो, सो दैट यू हैव एन इनहैंस्ड वोकैबुलरी, राइट? सो ईडा का कमिटमेंट कैसा था? व्हाट हैज द ऑथर गिवन एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कमिटमेंट लेवल्स ऑफ ईडा दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर, राइट? चलिए लेट्स रीड दिस.
रीड करिए, अच्छे से मैपिंग करिए। चलिए अब इसको रीड करते हैं। नेवरदलेस द डैमेज वॉज डन। तो जैसे ईडा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ईडा ने फाइंड आउट किया कि उनके अलावा कोई और उनके बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहा था, तो उन्होंने अपने बच्चे को वॉमिट करवा दिया, पर कह रहे तब तक नुकसान हो चुका था। एंड दिस ब्रदर वॉज ऑलवेज लेस सक्सेसफुल देन हिज सिबलिंग्स। मतलब इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो बच्चे का जो सक्सेस रेट था वो इम्पैक्ट हो गया एज कम्पेयर टू द अदर सिबलिंग्स, राइट। Ida's concern and the meaning of the story was rooted in many medical arguments in favor of maternal breastfeeding. So basically the idea is that how maternal breastfeeding can have a significant impact on the growth of children. So, according to the 13th century physician Aldo Brandino of Siena, the mother's milk was always the best option because this is what he was nourished on when he was in his mother's womb, and after he is out of the womb, the milk reverts naturally to the breast. So, basically, the story is telling you that how maternal breastfeeding was important for the growth and sustenance and well-being of the child, right? So, उसके बाद एक physician का comment भी है in case the question comes. We can physician का comment भी है, so we can revisit and get our answer from, right? चलिए, so now let's read this. So the exception was the milk produced immediately after giving birth, where modern medicine places great emphasis on the benefit of colostrum. Medieval physicians feared that the upset of labor damaged this milk. So then what was the initial milk that is produced? उसके बारे में modern science talks about in a positive way, but medieval physicians were basically doubting it. The milk given to baby was the main influence on its health. Medieval people took quite literally the idea that an infant ate what its mother did and her poor diet could leave the baby humors out of balance. So क्योंकि जो prime sustenance है न्यूबॉर्न बेबीज की दैट इज ऑन मदर्स मिल्क, राइट। सो ऐसा पुराने लोग सोचते थे इस टाइम के कि जो मदर का डाइट पुअर होगा तो बच्चे पे भी इम्पैक्ट आएगा, राइट, बिकॉज दैट वाज द प्राइम वे ऑफ द चाइल्ड गेटिंग द न्यूट्रिशन, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन नाइसली बिकॉज दैट्स वेरी वेरी क्रूशल। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं और वहाँ से सारी गड़बड़ चालू होती है। तो अच्छे से सवाल पढ़ो, राइट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू कन्वे, राइट, एंड दैट शुड रियली हेल्प। क्वेश्चन पढ़िए। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, what crucial determinant substantially impacted the well-beings of infants during the medieval era? तो medieval era में, medieval period में कौन से ऐसे factors थे, determinant था मतलब किसकी वजह से बच्चे का जो न्यूफेंस थे, उनका infants थे, उनका well-being मतलब वो कितना ठीक रहते, किस पॉइंटर पे डिपेंडेंट था, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन आराम से पढ़ने लग जाओगे ना तो मेजर विक्ट्री तो यहीं पर है, जब आप समझ जाओ कि व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क। क्योंकि क्या होता है कई बार हम ना क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते और वहीं से गड़बड़ होनी शुरू होती है। सो आर prime focus should be that we understand what is the question asking and then we take a look at the answer choices. So now you can take a look at the answer choices. अच्छे से पढ़िए। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो तो पैसेज को रिविजिट भी कर सकते हो, राइट।
तो जब हम पैसेज पे जाते हैं तो प्राइमरीली कह रहे हैं ना कि 4 एस्पेक्ट्स हैं और अगर ह्यूमरल इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से बच्चे की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? सो वही इंपॉर्टेंट है, वही डिस्कशन हुआ है। तो इमोशनल बॉन्ड का तो एज सच कोई पॉइंट नहीं था, वो तो ब्लड, फेलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, उसके बारे में बात हो रही थी। सो दिस चॉइस गोज आउट, राइट? द डाइवर्स एंड वेरिएड सेटिंग्स टू विच इन्फेंट्स वर्सेस, सेटिंग्स नहीं है, इम्बैलेंस है। क्यों इन अनवेल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंदर का ह्यूमरल पर्सपेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसके बीच में इम्बैलेंस है, तो वेरिड सेटिंग्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, राइट? The intricate equilibrium of bodily humors within the infant's constitution. So exactly what the passage has stated, underscoring the pivotal role of humor balance and fostering health. Fostering health मतलब कितना important role humor बैलेंस मेंटेन करता रहता फॉर प्रमोटिंग, फॉस्टरिंग मतलब हेल्पिंग इन द ग्रोथ. सो वी विल कीप दिस, राइट? तो बहुत ही प्रॉमिसिंग चॉइस है, बट लाइक आई से ऑलवेज एक्सप्लोर द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस बिफोर यू टेक अ फाइनल कॉल. द एक्सेसिबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी मेडिकल इंटरवेंशंस लीडिंग टू द एम्यूलरेशन. एम्यूलरेशन इज इम्प्रूवमेंट, राइट है, बेहतर करना, टू मेक बेटर, ठीक है? तो मेक बेटर, दैट इज एम्यूलरेटिंग. तो एक्सेसिबिलिटी होता है रीच. तो कंटेम्प्रेरी मेडिकल इंटरवेंशंस थे कि नहीं थे, इसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चॉइस हो जाएगी, राइट? सो किसके बारे में बात करी है पैराग्राफ ने कि कैसे हेल्थ इंपैक्ट होती है? हेल्थ इंपैक्ट होती है अगर ह्यूमरल इम्बैलेंस बच्चे के नहीं है अंदर, राइट? यू कैन ऑलवेज गो बैक, राइट? अगर आपको कहीं डाउट था तो यहाँ पर हम लिख कर आए थे कि व्हाट इज द कंसिडरेशन, राइट? सो यहाँ पे उसने बोला है कि सी कि according to medieval understanding, health was based on the equilibrium of these four humors and illness was the result of humoral imbalance. तो इन बच्चे छोटे नेचुरली हॉट एंड मॉइस्ट होते थे, तो दीज क्वालिटीज नीडेड टू बी मेंटेन बट नॉट इनहांस. एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता था, अगर कोई फैक्टर इम्प्रॉपर है तो उसकी वजह से इंडिविजुअल ह्यूमरल मेकअप में वेरिएशन आता था एंड दैट लेड टू इलनेस. सो सी यू कैन वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम हियर. तो कई बार आपको क्या है कि वापस जाके वेरीफाई कर लेना चाहिए इफ यू फील द नीड, बिकॉज देन यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन. आपका जो डिसीजन होगा वो ज्यादा वाइज होगा, राइट? दैट विल बी जस्ट नॉट driven on memory, but it will be supported from the text, right? सो अब मैंने कई क्वेश्चंस में ऐसे ही किया कि क्वेश्चन और ऑप्शंस की स्लाइड्स को अलग अलग कर दिया ताकि आप कंसिडरेबल टाइम क्वेश्चन पेंडिंग पे दे सको. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लीस्ट सपोर्टिव. तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है. लीस्ट सपोर्टिव मतलब सपोर्ट नहीं करेगा आइडिया को, राइट? अब क्या करते हैं हम, लीस्ट पढ़ना ही भूल जाते हैं कई बार, तो वहां से सारी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है. लीस्ट सपोर्टिव मतलब दैट विल नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमरल इम्बैलेंस, जो रीजन दिया गया है ऑफ इलनेस, राइट? तो लेट्स सी द ऑप्शंस. एक बार आप चॉइसेस एक बार रीड करो और इनकरेक्ट को एलिमिनेट करो. अच्छे से रीड करो. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द टेक्स्ट इज ट्राइंग टू कन्वे. Explore all the options. So let's take a look at the options that we have, right? So the first option says the harmony of bodily humors was considered fundamental. तो अगर ये important consider कर रहा है तो ये तो support ही कर रहा है. So this cannot be my answer. The notion of humoral equilibrium played a central role in shaping medical theories. So again, this is basically substantiating the idea. This cannot be my answer. The understanding of humoral imbalance was recognized as a cornerstone. Cornerstone मतलब जिसने बहुत ज़्यादा something which is pivotal, major, right, of diagnosing and treating illness according to the medieval practices. So yes, this is also in a way supporting. ठीक है. So the modern medical researchers have conclusively invalidated the medieval concept. So again, this is something that we can pick up as our answer, right? Chaliye, let's come to the next question. Let's try reading this and solving this.
So see, in the context of infant care and nurturing, as mentioned in the passage, what specific course of action did Ida, uh, Countess of Bolgin undertake? So basically वो क्या कर रही थी, वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करी थी, यही आइडिया, राइट? तो शी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोजिंग इन्फेंट्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। तो शी वॉज, ये कहीं ने लिखा कि वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में एक्सपोजर दे रही थी, राइट? तो ये चॉइस आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। शी एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिवल पीरियड में कौन से मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ गए? इररेलेवेंट। शी फॉलोड द मेडिवल प्रैक्टिस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हर सन्स हरसेल्फ इन अलाइनमेंट विद हर मैटरनल डिवोशन। ये क्लियरली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको हम रखेंगे। शी रिलाइड ऑन इमोशनल बॉन्डिंग। इमोशनल बॉन्डिंग का पॉइंट नहीं बोला उसने, कहा है कि एक्सक्लूसिवली शी वॉज ब्रेस्ट फीडिंग, और अगर एक लेडी ने ब्रेस्ट फीड कर दिया था, टू दैट एक्सटेंट शी वॉज वरीड दैट शी मेड हर चाइल्ड वॉमिट, राइट? एंड that's what an important point is. So C will be the correct answer. Let's come to the next question, please. Let's try this. Read the question nicely. सो पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि जो इस टाइम के लोग थे, राइट? अगर आप टेक्स्ट पे जाओगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन इन्फ्रेंस दैट यू कैन ड्रॉ, मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट मेडिवल सोसाइटीज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देयर बेबी एंड द केयर, राइट? तो फिर वही वाली बात है, जस्ट डोंट ट्राई टू जस्ट सॉल्व इट इन योर माइंड. इफ यू कैन go back and verify your answer, nothing like it, right? So when you go back, this clearly states that there is a plenty of evidence that pre-modern people loved and cared for their children and grieved them when they died. ठीक है? So that means they were basically having a good equation, right? So now let's take a look at the options that we have. Medieval society ignored and neglected, ये तो opposite हो जाएगा, so this goes out. Medieval society invested time, resources, so investing वाला time वाला कोई point नहीं बोला गया, right? So let's see this. Okay, so when we come to this question, yes, so invested time and they were, despite the high mortality rates, they were worried. So we'll keep this. Medieval society had mixed feelings, तो mixed feelings तो नहीं थी. Was primarily concerned with the health of the babies but did not emotionally invest. So जब कह रहे हैं when they were getting worried when the baby was getting sick, so that shows that they were emotionally investing, right? So let's take a look at the important pointers that you should keep in mind. So first important point, do effective mapping, right? Revisit if needed. अगर ज़रूरत लगती है तो ज़रूर revisit करिए. Intelligently read the question because that's crucial, and effectively do process of elimination where you keep on eliminating the incorrect answer choices and whatever remains shall serve as the right answer, right? So this brings us to the end of the session. I hope you really enjoyed solving this passage based on history. तो देखोगे कि कई बार passages lengthy होगा पर balancing act करके questions straight forward दे देगा. तो आपको बस यही कोशिश करनी है कि घबराना नहीं है, intimidate नहीं होना, and you have to continue striving and read the entire passage. So that sort of stamina and that sort of strong mindset you need to have. I hope you'll inculcate this and you'll continue working hard. Thank you so much for watching the video. Take good care of yourself. All the best.